नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। मैं हूँ रुचिका। आइए सुनते हैं मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी अनाम रिश्ते। शरीर में कहीं कोई फुर्ती नहीं महसूस कर रही, बदन टूटा टूटा सा लग रहा है। वह भूला हुआ दर्द मेरे भीतर सजीव हो उठा है। उस दर्द के अलावा भीतर कुछ और है जो मुझे बेचैन कर रहा है। मेरा दिमाग बंद क्यों नहीं होता? क्यों लग रहा है कि मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब से अपने आप से लगातार एक सवाल पूछे जा रही हूँ। वहां एक बार जाना भी क्या सचमुच नामुमकिन था? किसी कोने में पड़ी छटपटाहट कूद कर सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों के अक्स मुझे परेशान करने लगे। वे आंखें कैसी अनाथ बच्ची सी दयनीय हो उठी थीं। सब कुछ तीर की तरह लौट आता है और मर्म को बेधता रहता है। भीतर एक अंधड़ चलने लगा। एक अजीब सी बेचैनी मुझ में समा गई। उसी बेचैनी में उठ बैठ रही हूँ। घर का सारा काम जहां का तहां स्थगित पड़ा है। वह बीहड़ प्रयास, वह सारी की सारी भागदौड़, वह मूक प्रार्थना क्या अर्थहीन थे। यह अभिशप्त मृत्यु पथ के एक यात्री को थोड़ी देर रोक लेने का भाव का आग्रह, किंतु इस प्रक्रिया में जो माया मोह जागा था उसका। लेडी डॉक्टर ने पूछा था, आप इसकी कौन है? मैं उसकी कौन थी? उस रिश्ते को क्या नाम दूं? वह सब भीतर ठहर गया। वह सब कुछ, वह अनुभव कैसा रोमांचकारी था। अजीब धुकधुकी मेरे अंदर हो रही थी। बार बार आंखें लेबर रूम के बंद दरवाजे की ओर उठ जाती। बार बार ध्यान घड़ी की ओर चला जाता और लगता अभी तो 3 ही मिनट बीते हैं। वह आधा घंटा भयानक तनाव में बीता था। नर्स एक नन्ही सी पोटली मेरी गोद में थमा गई। उस छुअन के साथ एक विशिष्ट अनुभूति हुई। पंच तत्व की यह सृष्टि, यह नन्ही सी जान जीवंत सांस लेती हुई, जैसे पत्थरों से फूटकर कोई छोटा सा सोता निकल आया हो। मेरी तनी हुई नसें ढीली पड़ गई थीं। उससे मेरा कोई संबंध नहीं था, पर विदा लेते समय मन कितना भारी हो गया था। लगा था कि इससे एक लंबे समय से जुड़ी हूं। उस दिन और उसके आगे भी कई दिनों तक एक विचित्र अनुभूति होती रही थी। यह अनुभूति केवल भावना के स्तर पर नहीं, बल्कि उससे बहुत गहरे अंतर मन में उतरी थी। उसके बाद जब भी किसी भोली शक्ल को देखा तो निमिष भर के लिए उसका ध्यान जरूर आया। सुबह ठेले वाले से सब्जी खरीद रही थी। वहीं मुनेश्री जी की मामी मिल गई। उन्होंने बताया, बेचारी मुनेश्री बड़ी दुखी है। उसकी पुत्रवधू का देहांत हो गया। सुनते ही एक सन्नीसी हौक ने मुझे चीर डाला। मृत्यु के साथ उस निरीह बालिका का संबंध बैठाना आश्चर्यकारी नहीं था। उस असुरक्षित घर में उसे कभी भी मौत अपने मुंह में दबाकर उड़ सकती थी। लेकिन उसकी बच्ची कैसी है? वो तो 2 महीने पहले ही मर गई। उसे निमोनिया हो गया था। जैसे फिर भीतर झन से कुछ टूटा। समूचा तंतुजाल सुन्न हो गया। आत्मा के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। मैं विदीर्ण, स्तब्ध, संज्ञाहीन सी खड़ी रह गई। पता भी नहीं चला वे कब चली गई। और क्या डालें? सब्जी वाले का प्रश्न कान में पड़ा। तब लगा कि मैं किसी दूसरे लोक में खो गई थी। इस भयानक खबर को सुनते ही मन उचाट हो गया। लोभ की लिप्सा ने एक दीप को बुझा दिया। वह दीप शिखा अनंत में विलीन हो गई। वे लोभी तो हैं, पर यह नहीं पता था कि इस हद तक क्रूर है। मैं बहुत भावुक हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी के बीच घिरी रही, अपनी ही भीड़, अपनी ही क्रियाओं और व्यस्तताओं में फंसी रही। एक प्रश्न अंतर को मथे जा रहा है, क्या मेरी दुनिया इतनी सीमित थी कि उसमें कुछ भी समाना असंभव था? लेकिन अब तो यह प्रश्न ही निरर्थक है। कितनी बार उसके पास जाने की इच्छा हुई, या जानने के लिए कि वह कैसी है, उसकी बच्ची कैसी है। कभी कभी तो उसके बारे में सोचते सोचते उनके अंत की अति तक पहुंच जाती। फिर खुद अपने ही मन को झूठी तसल्ली देती, नहीं, वह मेरे शंकालु मन का वहम है। कभी खुद पर झल्ला उठती, दूसरों के मसलों पर मैं इस कदर आकंठ डूबकर क्यों सोचती हूँ। वह गूंज धीमी पड़ती, अनुगूंज बनकर जीवन के सतही शोर में खो गई। लेकिन वे बदरंग परछाइयां मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जब भी वहां जाने का निश्चय करती, एक नामालूम सी अवश्य स्थिति मेरे चारों ओर फैल जाती। शायद मैं मुनेश्री जी के अक्खड़पन से खौफ खाती थी। पता नहीं कुछ ऐसी बात कह दें कि मन की कटुता और बढ़ जाए। उनसे मैं डरती थी, ठीक उसी तरह जैसे एक मामूली औरत एक दबंग और झगड़ालू औरत से डरती है। मेरे पास भीषण सत्य है,
पर मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं दृष्टा हूँ, मात्र दृष्टा। वाणी नहीं मेरे पास है। क्या सिर्फ अनकहा रहने से सत्य सत्य हो जाता है? एकाएक कमरे की हवा बहुत भारी हो गई। भीतर की घुटन इतनी बढ़ गई कि उठकर खिड़की का पल्ला खोल दिया। बाहर सब ठिठके हुए हैं। हवा चुप, पेड़ चुप, खंभे चुप। सड़क एक अकथ्य बोझ के नीचे दबी पड़ी है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। सब गतिहीन, निस्पंद, खामोश। मैं रोना चाहती हूँ, पर अंदर सब सूखा सूखा है। रुलाई नहीं फूट रही। उस जटिल संवेदनमयी श्रृंखला की एक एक कड़ी याद आती चली गई। उस दिन मंगलवार था। घर के कामों को खत्म करने की जल्दी थी। मुझे हनुमान मंदिर के मंगल बाजार से कुछ पूजन सामग्री लेनी थी। उसी समय किसी ने कसकर कॉल बेल दबाई। घंटी जोर से घनघनाई। दरवाजा खोला तो वहां एक औरत खड़ी थी, प्रौढ़ और बलिष्ठ। चेहरा पहचाना सा लगा। सहसा याद आया कि अरे, यह तो ग्यारसी लाल की पत्नी मुनेश्री जी हैं। ये इसी तरह अचानक प्रकट हो जाती हैं, फिर महीनों चुप। पहचाना नहीं, मुनेश्री को भूल गई? आपको कैसे भूल सकती हूँ? अपनी झेप जब्त करने की कोशिश में आरोपित मधुरता मेरे शब्दों में भर आई। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने एक अभद्र जिज्ञासा से मेरे घर के मामूलीपन का जायजा लिया। मुझे पता था कि उनके लिए किसी की सफलता को मापने का पैमाना पैसा था। मैंने कहा, आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़ी? इसी मोहल्ले में मेरी मामी रहती हैं। उनसे मिलने आई थी तो सोचा कि आपसे भी मिलते चलें। वे बेवजह हंस पड़ी। उनकी हंसी के पीछे मुझे कभी उल्लास का आभास नहीं होता। एक विकराल घड़घड़ाहट ही सुनाई देती। मुनेश्री जी कभी मेरी पड़ोसिन थी। तभी शहर में हम नए नए आए थे। घर की तलाश में पूरे महीने भटकने के बाद पुराने मोहल्ले में एक मकान लेने पर मजबूर हो गए थे। उस मोहल्ले की इज्जतदार औरतें पर्दे में बंद रहना ही इज्जत समझती थीं। केवल ये मुनेश्री जी ही थी जो पूरी गली में इधर से उधर डोला करती थीं। 4 महीने के बाद हमने मकान बदल लिया और उसके बाद वहां से संबंध बिल्कुल टूट गया। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं तुरंत संभल गई। बिरजू तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा, क्या कर रहा है? अब तो वो भी दुकान पर बैठने लगा है। हम लोग नया मंडी में एगो और दुकान कर लिए हैं, उसी में। उनका उथला अभिमान छलक पड़ा। वे जब भी आती, उनकी भौतिक उपलब्धियां पहले से बढ़ गई होती। बातचीत में भले ही वे फूहड़ और बेवकूफ अशिष्ट लगती थीं, पर उनमें व्यवसाय बुद्धि प्रचुर मात्रा में थी। कब कर रही हैं बिरजू की शादी? मैंने यूं ही पूछा। पर साल कर न दिए? क्या बताएं, बड़ा ठगाए उसके ब्याह में। लड़की वाले बड़े धोखेबाज निकले। विदाई के बेरा रो रो के ऐसे रियाने लगे जैसे हम उनका गला काट रहे हैं। उनकी दबी क्षुद्रता सतह पर आ गई। गया वाली पार्टी पहले ही 50,000 नगद और 10 तोला सोना दे रहे थे। पर क्या कहें, लिख्या। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जवाब में मुझे क्या कहना चाहिए। औपचारिकतावश भी मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। चले बहिन, मैं उठ खड़ी हुई। आज मेरे जेठ की बेटी का छेका है। भोरे से 2 बार बुलौआ आ गया। वहाँ मेरे भरोसे बैठी होगी, पर बहिन अब हमसे काम नहीं होता। ई देह खाली देखे भर का है। कभी फुर्सत हो तो आइएगा। उनके चले जाने के बाद भी मैं उनके बारे में सोचती रही। उनका जोर जोर से बोलना, हाथों को असभ्य ढंग से फेंकना, धम से बैठ जाना, यह प्रकट कर रहा था कि उनके पास गांभीर्य नाम की कोई चीज नहीं है। अचानक कुर्सी पर पड़े शॉल पर नजर पड़ी, शायद गलती से छूट गया। अब मेरी समक्ष विकट समस्या आ खड़ी हुई। उनके उग्र स्वभाव से मैं परिचित थी। इस शॉल के लिए वे मुझ पर बेधड़क इल्जाम लगा सकती थी। उस मोहल्ले को छोड़े 8-9 वर्ष बीत गए, लेकिन उनका वह पूरी गली में चीखना चिल्लाना आज भी याद है। ऐसी ही किसी छोटी सी बात पर सीना तान कर खड़ी हो गई थी और चुन चुन कर किसी को गालियां दे रही थी। निशंक होकर अपना आक्रोश उगल रही थी। सहसा ध्यान आया कि हनुमान मंदिर के रास्ते में इनका घर आता है। उधर आज जाना तो है ही, जाते हुए देती जाऊंगी। एक बोझा उतरता सा महसूस हुआ। काम जल्दी जल्दी निपटाने की हर कोशिश के बावजूद देर हो गई। मुनेश्री जी का शॉल उठाया और निकल पड़ी। रिक्शा घर के सामने ही मिल गया। दोपहर ढलने लगी थी। सब कुछ ऐसे शांत था मानो सुबह का कलरव एक छलावा था। जाती सर्दी का मौसम था। हवा कभी कभी चल जाती तो ठंडक महसूस होती। मुख्य सड़क से एक गली निकलती थी, उसमें उनका मकान था।
गली पतली थी और एक तरफ से खुद पड़ी थी। मुनेश्री जी के घर की रूपरेखा मन में धुंधली पड़ गई थी। वहां 2 आदमी खड़े निर्विकार भाव से बातें कर रहे थे। उनसे पूछा, ग्यारसी लाल का घर कौन सा है? बेख्याली से एक ने उनके घर की तरफ इशारा कर दिया। अपने रिक्शे को रोककर उनका दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद भीतर से सौकल खोलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला तो देखा कि एक आसन्न प्रसवा लड़की सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर दर्द की गाढ़ी परत है, आंखें माथे पर चढ़ी है और उन डबडबाई आंखों में मृत्यु का फीकापन है। मुनेश्री जी हैं? नहीं, उसने धीरे से कहा। उसे शॉल देते हुए कहा, इसे वे मेरे घर पर भूल आई थी, लौटाने आई हूँ। तभी उसे पीड़ा का एक भयानक दौरा उठा। वेदारक वेदना से उसका समूचा कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उसे थामकर अंदर ले आई। अंदर आते बाहर का सारा शोरगुल एक झटके के साथ खट से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा था, एक भुरभुरी सी गंध थी। वहां और कोई नहीं था। उसे एक बिस्तर पर, जिस पर बहुत मैली और धब्बेदार चादर बिछी थी, सुला दिया। धीरे धीरे उसकी पीड़ा की लहर कम हुई, पर वह बेसुध लेटी रही। उसके गले की हियां उभरी हुई थीं। खून की कमी के कारण चेहरा पीला था। बेहद दुर्बल होने पर भी वह सुंदर लग रही थी। उसे देखकर लगा जैसे जाने किसी युग से और किसी निर्जन रेगिस्तान में थकी प्यासी भटक रही है। वेदना का दाह चक्र फिर उठा। असहाय वेदना को चीरते हुए वह बुदबुदाई, बचा लीजिए। तुम्हें कब से दर्द है? कल से। नवजीवन की उत्पत्ति के दबाव से फटती आवाज थरथराई। ताज्जुब हुआ। इसकी सास सुबह मिली थी, उन्होंने तो जिक्र तक नहीं किया। वे जाने कहाँ कहाँ घूम रही हैं और यहाँ यह अकेली निरावलंब पीड़ा के प्रबल झोंके में तड़प रही है। मैं बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन इतनी अधिक बेचैनी लड़की से ज्यादा प्रश्नोत्तर करना भी उसे कष्ट ही पहुंचाना था। उसकी वेदना कुछ थमी तो उसने कहा, अम्मा जी सुबह डॉक्टर बुलाने गई थी, अभी तक नहीं लौटी। ये भी दुकान से नहीं आए। वह बोलते बोलते थक गई। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। मैंने आहिस्ते से नजर घुमाकर कमरे को देखा। सब अस्त व्यस्त पड़ा था। भीतर के दरवाजे के पास दाल सब्जी के सूखे कड़कड़ाए बर्तन पड़े थे। एक अंगीठी राख से अटी पड़ी थी। चारों ओर एक अजीब सा बासीपन छाया हुआ था। लगा कि इस घर में भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। मुनेश्री जी की अनुपस्थिति में भी वहां उनके अस्तित्व की पूरी छाप थी। कोई रहस्य खुलता सा लगा। मन में एक बार टकराने लगी, कहीं यह साजिश तो नहीं। अपने से संघर्ष कर उसने आंखें खोली और बोली, हमको छोड़कर मत जाइएगा। एक अनिवर्चनीय दीनता का भाव लिए मुझे देखने लगी और मैं अपनी मानसिकता को परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्थित करने में लगी थी। इस स्थिति को न स्वीकार कर पा रही थी न नकार पा रही थी। चाह कर भी तटस्थता का अनुभव नहीं कर रही थी। उसकी आवाज की लाचारी मेरे भीतर गूंज रही थी। मैं अपने भीतर एक दबाव महसूस करती रही, जो क्षण प्रति क्षण बढ़ता ही चला जा रहा था। अंतर मन और बाहर के यथार्थ से एक रिश्ता जुड़ा और समूची अनुभूति ने एक नया रूप धारण कर लिया। जैसे मुझे अपनी आत्मशक्ति का बोध हो गया हो। मैंने प्यार से उसे अपने पास हटा लिया। वह एक गहरी सांस लेकर रो पड़ी। मन में करुणा हिलोरे लेने लगी। मौजूदा हालात में उसे अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी था। अनायास ही मैं उसकी अभिभावक बन बैठी। इसी वक्त मेरे साथ अस्पताल चलो, बाहर रिक्शा खड़ा है। वह एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठ खड़ी हुई। बाहर निकली तो लगा किसी गहरे दम घोटू तल से ऊपर आई। बाहर खड़े वे दोनों आदमी अभी भी वैसे ही निर्विकार भाव से बातें कर रहे थे। वहां जाकर कहा, सुनिए, मुनेश्री जी आए तो उनसे कह दीजिएगा कि उनकी बहू जनाना अस्पताल में है। अच्छा, कहकर वे पुनः अपनी बातों में उलझ गए। रिक्शे की आधी ऊंचाई तक ही उसके पैर उठकर रह जाते। मैं सहारा देने लगी तो रिक्शे वाला भी आ गया। उसे बैठाकर मैं उसके बगल में बैठ गई। गिट्टी के टुकड़े पूरी सड़क पर बिखरे हुए थे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते के धक्के उसे और पीड़ित कर रहे थे। सूरज डूबने ही वाला था और रोशनी घटने लगी थी। सांझ उतर रही थी। अपनी बेहिसाब पीड़ा के बीच वह याचना भरी विकलता से मुझे देखने लगी। उस समर्पण से छलकती आंखों में जाने क्या था कि हृदय में उसके लिए कोमलता और ममता उमड़ी चली आई। पसीने से ठंडे उसके जिस्म को मेरे स्पर्श से उष्णता मिल रही थी। सड़क के मध्य बने मंदिर पर कीर्तन के लिए लोग एकत्र हो रहे थे। मोटरों बसों की अधीर घड़घड़ाहट, ठेलों की खटर पटर के कारण रिक्शे की गति बहुत धीमी हो गई थी। उसकी पीड़ा की लहरों का अंतराल तेजी से घटता जा रहा था। चढ़ाई पार करते ही जनाना अस्पताल आ गया।
न जाने कहाँ की अकंपसात सी स्थिरता मुझ में समा गई। कुछ था जो मुझे सर्वथा ताकत दे रहा था, जैसे मेरे पीछे कोई चालक शक्ति हो। अस्पताल की सीलन और दवाइयों की मिली-जुली गंध नाक में घुसी जा रही थी। उसे एक बेंच पर बिठाया। बेंच भी पुरानी थी। उसके पाए डगमगा रहे थे, न हत्थे न पीठ टिकाने का कोई सहारा। 2 औरतें पहले ही उसी डगमग बेंच पर बैठी हुई थीं। उनके साथ आए बच्चे वहीं भागम भाग का मजा ले रहे थे। एक नर्स जल्दी में चुस्त कदम उठाए ड्यूटी रूम की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे ड्यूटी रूम पहुंची। वहां पहुंचकर ठिठक गई। लेडी डॉक्टर एक रिपोर्ट पर झुकी हुई थी। सिर उठाकर बोली, शी हैज़ लॉस्ट हर केस कम्प्लीटली। मैं उनके पास गई, अपनी मरीज का हाल बताया। आप उसकी कौन है? मैं उसकी कौन थी, क्या जवाब दूं? मैं जवाब सुनने का उनमें धैर्य नहीं था। अधीर होकर आदेश दिया, पेशेंट को लाइए। मैं भागती हुई गई और शर्बिद्ध पक्षिणी सी छटपटाती उस कोमल काया को किसी तरह लेकर आई। डॉक्टर ने उसकी पूरी परीक्षा ली और आक्रोश रंजित स्वर में कहा, इतनी देर क्यों कर दिलाने में? उनकी आवाज में उनका हुनर और रुआब प्रत्यक्ष रूप से विराजमान था। नर्स उसे प्रसूति कक्ष में ले गई। मैं बाहर प्रतीक्षा करने लगी। वहां एक उलझा हुआ लथपथ शोर सुनाई दे रहा था। लेबर रूम में संघर्षरत दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। मेरा दिल तेजी से धक धक कर रहा था। अंदर से केरल की एक सांवली सी नर्स ने आकर कहा, बेबी का पोजीशन ठीक नहीं है। वे छड़पटा नहीं कैसे थे, बार बार होठों के ऊपर से पसीना पोंछ रही थी। पसीना था या वैसे ही उत्तेजनावश मुंह पोंछ रही थी। व्यग्र मन स्वतः प्रार्थना करने लगा, भला करो भगवान। वहां बैठी एक अधेड़ औरत पास सरक आई और पूछा, तो हर बेटी है का? भावना के तेज बहाव से बहते बहते भूल गई थी कि मैं उसकी कुछ भी नहीं। पहलौठी है का? मैंने पटाक्षेप करते हुए कहा। भीतर से आता अंतर्नाद छीड़ पड़ता गया। एक मोटी नर्स बाहर आई, पर उसके चेहरे पर कोई संकेत नहीं था। तभी भीतर से नवजात शिशु का क्रंदन गूंजा। अंतर में कहीं संतोष का एहसास होने लगा। नव संगीत से नवागमन की उद्घोषणा हो रही थी। एक अनजाने अनभिज्ञ आवेग से मेरा हृदय स्पंदित हो उठा। नर्स नन्ही पोटली लिए बाहर निकली। मैंने एहतियात से लिपटी छोटी सी पोटली में उसे देखा। नर्स ने कहा, लड़की है, 40 नंबर बेड पर ले जाना, उधर जनरल वार्ड में। अंडे से फूटे नन्हे पाखी की तरह आंखें और चोंच खोलकर पूरी दुनिया को देख रही थी। मुलायम अबोध मुख पर अनुपम भोलापन दुबका था। नन्ही नन्ही सांस क्रमबद्ध चल रही थी। मेरा स्पर्श और सघन हो गया। मैंने धीरे से, बहुत ही धीरे से उसके माथे को होठों से छू लिया। 40 नंबर के बीमार बिस्तर पर उस लड़की को पहुंचा दिया गया था। उसके होठों के बारीक कंपन के बीच एक छोटा सा कृतज्ञ बुलबुला फूट रहा था। उसकी मनोरम सेंक और आंखों का स्नेहार्थ मुझे तरंगालोड़ित कर गया। उस कोमल स्पर्श को बिलगा देने की इच्छा नहीं होती। उसकी तरफ से पकड़े रहने का कोई आग्रह नहीं, पर अलग करने को जी नहीं चाहता। भीतर स्नेह का पुलक संचार हो रहा था। क्षुधातर अव्यय अकुलाए। उसे धीमे से उसकी माँ के बगल में लिटा दिया। माँ का चेहरा मासूम नरमी से पिघल गया। अपने समूचे अस्तित्व के साथ उसकी पूरी देह मुस्कुरा रही थी। एकाएक उसकी मुस्कुराहट खामोश हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुनेश्री जी बिरजू के साथ चली आ रही थी। बिरजू बड़ा अजबक और बेवकूफ सा लगा। माँ बच्ची को देखकर एक अजीब सी हंसी का टुकड़ा उसके दांतों पर चिपक गया। मुनेश्री जी को देखते ही मेरी दृष्टि लड़खड़ा गई। उनकी आंखों में क्या था, तिरस्कार, उपेक्षा या बेशर्मी? लगा ये मुझे पहचानती ही नहीं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह नकली अपनापन भी नदारद था। उस बातूनी औरत की चुप्पी भयानक थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बिरजू भकुए की तरह ऐसे देख रहा था जैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा हो कि इस एहसास को कैसे झेला जाए। बुद्धू सा जिधर देखता उधर ही देखे चला जाता। कुछ कहने के लिए एक बार हकलाया, फिर चुप हो गया। शायद सोचने लगा कि कुछ कहना भी चाहिए या नहीं। मुनेश्री जी की वह वाचाल प्रकृति जो आज तक मैंने देखी थी, जाने कहाँ लुप्त हो गई। मैं धीरे धीरे सारी बातें बताने लगी। वे वितृष्णा से सुनती रहीं। चेहरे पर एक भी शिकन नहीं उभरी। सुनने के बाद एक ठंडी और आवेग रहित मुद्रा में बंद होठों से कहा, कहने के लिए कितनी बातें थीं, पर उनकी व्यर्थता के आभास ने उन्हें बोलने से रोक दिया। पल भर पूर्व ओस से नहाया मेरा मन जो हरे पत्ते की तरह थरथरा रहा था, सूख गया। सृष्टि के सम्मोहन का सारा जादू टूट गया।
सारा बड़प्पन, सारी प्रसन्नता एक झटके से उड़ गई। वातावरण में जहर फैल गया। हम तो डॉक्टरनी लेके घर पहुंचे और वहां आई रानी जी गायब। मैं समझ रही थी कि इसमें कितना सच है। उनकी आवाज की तिक्तता को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसकी हालत बहुत खराब थी, थोड़ी और देर हो जाती तो। खीज उनके चेहरे पर अंकित हो गई। बात पूरी करने से पहले झुंझला उठी, इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने वाली आप कौन होती हैं? मन पर मानो कुल्हाड़ी की चोट हुई। मेरे सारे शब्द गूंगे हो गए। बिरजू भावहीन सा ऐसा खड़ा था जैसे वहां हो ही नहीं। डॉक्टरनी कहाँ है? स्वर से मुझे अंदाज लगाना कठिन लगा कि बात व्यंग है या सीधा सवाल। उधर ड्यूटी रूम में होंगी। बहुत चाहा था कि स्वर न कांपे, मगर कांप गए। उन्हें कोई भीतरी दबाव नहीं था। एक अभ्यस्त क्रोध और तिरस्कार भरी भंगिमा में बिरजू से बोली, बिरजू, डॉक्टरनी से इसकी छुट्टी करने के लिए कहे। स्वर में ऐसी हिकारत और झिड़क थी जैसे कोई नौकर को डांट रहा हो। वह सिटपिटा गया और सिकुड़कर अपने क्वार्टर में समा गया। मैंने कहा, अभी से 2-3 दिन यहीं रहने दीजिए। उद्वत जवाब मिला, राय देने वाली आप कौन होती हैं? हतप्रभ रह गई। मैं यहाँ चिंता के मारे मरी जा रही थी और इनको। मेरा दिमाग बौखला गया। वह निष्पाप लड़की सहमी नजरों से सास को देख रही थी। इसने इतनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया, इतनी तकलीफ उठाई, दोनों जाने बच गईं। ईश्वर के प्रति अनुग्रहित हूं तो। बात मुंह पर आते आते रह गई। आपकी यह देह क्या केवल अस्थि पंजरों की खोल है? मोह ममता जैसा कुछ भी नहीं इसके अंदर, लेकिन दबोच लिया अपने को। उनकी आंखें जाने क्या देख रही थीं। वे आंखें मानो देखने भर का कोई यंत्र हो। उनके जबड़े सख्त हो गए थे। चेहरे की रेखाएं अकड़ कर ऐठ गई थीं। किसी औरत का चेहरा इतना विकृत भी हो सकता है, यह मैंने उसी दिन जाना। उनके पास लज्जा नाम की कोई चीज नहीं थी। न अपने निर्लज भाव को छिपाने की जरूरत समझी। उधर जाकर एक दूसरी औरत से बड़बड़ाने लगी, पता नहीं लोग क्यों जबरदस्ती करता धरता बन जाते हैं। उस लड़की की आंखों में काली काली छायाएं तैर रही थीं। मानो कुछ था जो उसके मन में घुट रहा था, पर वह कह नहीं पा रही थी। आगे से बाहरी लोगों से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। यह चेतावनी बहू के लिए थी। मेरा मन कटु हो गया। मैं फालतू सी खड़ी रही। अचानक मुझे ध्यान आया कि बड़ी देर हो गई। अब मेरा चले जाना ही उचित है। वहां ठहरने का कोई औचित्य नहीं। पर यह लड़की, उसकी भोली स्मित खो गई थी। चेहरे पर एक उदास सी निमग्नता घिराई थी। छलकते आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रही थी। आप जाइए, बहुत थक गई होंगी। शब्दों में ध्वनित कड़वाहट से भीतर तक तिलमिला गई। स्थिति असहनीय हो गई। फिर मुझसे रुका नहीं गया। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ गए और मैं निकल पड़ी। अंधेरा हो चला था। कब सांझ ढली कब रात हुई पता ही नहीं चला। एक अजीब सी अकुलाहट थी और उससे कहीं ज्यादा भय। एक ठंडा भय पीठ पर लकीर की तरह रेंग रहा था। आकाश में बेमौसम बादल घिर आए। धीरे धीरे पानी बरसने लगा। सड़क के किनारे एक बरगद का विशाल वृक्ष मौन खड़ा था। अंधेरे में सब कुछ निश्चेष्ट पड़ा था। उस मासूम का देखना कैसा था? वह निरुपाय दृष्टि। आंखों के सामने से वे अबोध युग्म हट नहीं रहे थे। भावनाएं घनीभूत होकर घुमड़ती रहीं। कितने जाहिल और जालिम लोग होते हैं दुनिया में। उसके बाद अपने और उस दुनिया के बीच एक शून्य व्याप्त हो गया। उस तक पहुंचने का कोई सेतु नहीं था। रह रहकर मन एक आशंका से सिहर जाता। शब्दहीन स्थिति रिश्ते जख्म की तरह हो जाती। अपरिभाषित रिश्तों के मुकाम ऐसे ही होते हैं शायद। यह जीवन बहुत कठोर है। सारी तड़प पीड़ा और पुकार को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन सोच रह जाती है, निरंतर चलने वाली सोच। अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी अनाम रिश्ते। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।